हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 12 का अगला वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताऊँ। और इसके पहले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, हमने रजिस्टर एडिंग इन पैरेलल और सीरीज ये सारे देख लिए थे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। और वीडियो अगर पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे नहीं दे पाती, मैं अपने फेसबुक पेज पे और फेसबुक के ग्रुप पे देती हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी कंटेंट को लेते हुए। हमारा अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको आपने क्लास 7th में भी थोड़ा सा पढ़ा है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट आता है। जैसे कि आपका वाटर गीजर है या हीटर है, तो कैसे उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है। तो वी नो दैट बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स क्या है, बैटरी या सेल है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, द केमिकल reaction within the cell generates the potential difference between its two terminal that sets the electron in motion to flow the current through a resistor of a system of resistors connected to the battery। आपको पता है कि जैसे हमने बैटरी से दो टर्मिनल होते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि अगर एक तरफ जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो दूसरी तरफ मूव करेगा और फिर करंट का आपको फ्लो होगा। तो we have also seen in section 12.2 that maintain the current the source has to keep expending its energy। और इसको मेंटेन करने के लिए सोर्स को अपनी एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है। Where does this energy go? तो वो एनर्जी कहाँ जाता है। A part of the source energy is maintaining the current may be consumed into useful work like इन रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। जैसे कि अगर वो उस एनर्जी का यूटिलाइज जब सोर्स से हमारा आ रहा है, करंट आ रहा है, तो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ, सोर्स से जब एनर्जी आ रही है तो उसका जो कंज्यूम कहाँ हो जा रहा है, तो वो कंज्यूम कहाँ हो रहा है, वर्क डन करने में। वर्क डन करने में कैसे, जैसे कि फैन आपका रोटेट हो रहा है, चल रहा है, तो वर्क डन हो रहा है, तो वहां पे सोर्स से एनर्जी जो है यूटिलाइज हो गई। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। कुछ ने क्या किया, कुछ में क्या हुआ कि गैजेट का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया, हीट हो गया, तो वहां एनर्जी वेस्ट हो गई। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे लाइफ। हमें हमेशा ये अपने एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ वी कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम etc। अगर जो है इलेक्ट्रिक फैन अगर हम चलाते रहे तो एनर्जी का कुछ सोर्स तो उसको रोटेट कराने में हेल्प कर रहा है। एनर्जी का जो सोर्स है, एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है, बाकी क्या होता है, उसको हीट करने में, गर्म करने में यूटिलाइज हो रहा है, वार्म हो जाता है। अगर आप टच करेंगे तो आपको गर्म लगेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन, सॉरी यहाँ थे हम। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब वो पाथ जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, is purely resistive, that is a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat। अगर उसका प्योरली रेजिस्टिव होता है और जो है रेजिस्टर जो है, अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उस केस में जो सोर्स है तो वो हमें जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में मिल रहा है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें इलेक्ट्रिक जो है आपको क्या किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट दिया जाता है, देखा जाता है, क्योंकि उसमें जो वहां पे एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है वो पूरी तरह से क्या कर रहा है, उस इक्विपमेंट को, उस गैजेट को हीट करने में हो रहा है। कंसीडर अ करंट I फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस R। मान लीजिए कि एक करंट है, रेजिस्टेंस R है,
और एक रेजिस्टर में रेजिस्टेंस R है और उसमें करंट जो है I फ्लो हो रहा है. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी V. अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसमें V है, लेट T बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज Q फ्लो अक्रॉस. और टाइम जो है हमारा, टाइम जो है क्या है उसमें I टाइम में Q चार्ज फ्लो हो रहा है. ये तो करंट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि कितना चार्ज जो है कितने मिनट में जो है फ्लो हो रहा है. तो द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ. तो हमारा क्या हो गया, वहां पे वर्क डन हुआ. वर्क डन क्या हो गया, चार्ज को मूव करने में पोटेंशियल डिफरेंस कितने चार्ज को मूव करने में थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज कॉल्ड VQ. ये हमारा वर्क डन हो गया. देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ इन टाइम T. तो इसीलिए जो है इस वर्क डन को पूरा करने के लिए हमारा द सोर्स, जो हमारा सोर्स है जहां से एनर्जी आ रही है, इज इक्वल टू, उसकी एनर्जी इक्वल होगी VQ. VQ क्या है आपका, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज आपका क्या है, Q है. और टाइम क्या है, T टाइम में इसने पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V और Q चार्ज को डिस्प्लेस किया. हेंस द पावर इनपुट टू सर्किट बाय द सोर्स इज P इज इक्वल टू VQT. ठीक है. तो ये हमारा देखिए, ये मैं स्क्रॉल डाउन कर दिया मैंने. ये V, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई Q. तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई Q. इतना वर्क डन इतने चार्ज को मूव करने के लिए किया गया, उसे हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये हम याद रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई Q. अब हम फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे. तो हमारा आपको यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम थे. तो हमारा यहाँ पे हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई Q. ठीक है. तो वर्क डन कितना हो गया, मैं पेन निकाल लेती हूँ. जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, ये हो गया W बाई Q, ये हो गया कैपिटल Q. तो W कितना, वर्क डन कितना हो जाएगा, V मल्टीप्लाई Q. तो ये हमारा वर्क डन हो गया. पावर इज इक्वल टू होता है W बाई, अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है W बाई T. ये होता है पावर आपका, ये तो पता है, ये पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम का पावर है. अब वर्क डन में हम क्या करेंगे, V Q पुट कर देंगे वैल्यू और T हम एज इट इज लिख देंगे. ठीक है. तो आपको पता है ये Q और T क्या है, ये Q और T जो है ये आपका करंट फ्लोइंग है. आपने फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में देखा है, करंट क्या होता है, मूविंग ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम. ठीक है. तो ये Q बाई T क्या हो गया, करंट हो गया. तो हम पावर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू लिख सकते हैं VI. तो हमने ऐसे इसको कैलकुलेट किया. ठीक है. और इसको हम फिर से क्लियर कर दें. अगला हमारे और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T इज P मल्टीप्लाई T, दैट इज VIT. What happened to this energy expended by the source, this is energy gets dispatched in the resistors as heat. तो मैं आपको ये चीज समझाना. तो ये हमारा है, ये हमारा दिया निकल गया हमारा. तो हमने आगे पढ़ा, और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T इज PT. मान लीजिए एनर्जी हमारा क्या है, P मल्टीप्लाई T. तो P की जगह हम VI को यहाँ पुट कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू. तो हमने P की जगह क्या किया, VI, और इसको हमने पुट किया VIT. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एनर्जी सप्लाइड. व्हाट हैपेंड टू दिस एनर्जी, अगर इसी एनर्जी को हमने सप्लाई किया है, इस एनर्जी के साथ क्या हो जाएगा, दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, दिस एनर्जी गेट्स
डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज अ हीट। और रजिस्टर हम ऐड करेंगे, मान लीजिए किसी हमने गैजेट में रजिस्टर ऐड कर दिया है और कुछ ऐड नहीं किया है, तो वहां पे वो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। दस फॉर अ स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन टाइम टी ई। तो ये आपका द अमाउंट ऑफ हीट, ये आपका अमाउंट ऑफ हीट है, और ये कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है, टी टाइम में जब प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसी एनर्जी को हमने लिख दिया, ये हीट है हमारा, ये एनर्जी हमारा जो है वहां पे रजिस्टर ऐड करने के बाद हीट के फॉर्म में जा रहा है, तो हम लिखेंगे H इज इक्वल टू V I T। तो हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे लिख दिया H इज इक्वल टू V I T। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको हम क्लियर कर लें। अब हम आगे देखेंगे H इज इक्वल टू, इसको आप मेमोराइज प्रैक्टिस कर जाइएगा। अब हमारा अप्लाइंग ओम्स लॉ, अब हम ओम्स लॉ इस पे अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं हमारा क्या होता है। हमारा ओम्स लॉ क्या था, मैं पेन निकालूं। ओम्स लॉ हमारा जो था V बाई, सॉरी मैं क्लियर करूं इसको, हमारा ओम्स लॉ था जैसे V I इज इक्वल टू R, ये कांस्टेंट था, तो हम V का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, V इज इक्वल टू I R। ठीक है, ये था। तो हमने ओम्स लॉ को यहाँ पे पुट किया, हमने क्या किया, ओम्स लॉ को इस फॉर्मूला पे हमने ओम्स लॉ को पुट कर दिया। जब ओम्स लॉ पुट किया तो हमारा यहाँ पे हो गया आई स्क्वायर आर टी। ये कैसे हो गया, पहले हमारा वी आई टी था, एच इज इक्वल टू, ठीक है, ओम्स लॉ पुट करने के बाद वी का हमारा वैल्यू अभी कितना आया था, आई आर। तो हम आई आर लिखेंगे यहाँ पे, आई आर एंड फिर से आई, ये तो हमारा v का वैल्यू हो गया, ये इतना तो हमारा v का वैल्यू हो गया, ठीक है, और ये आई आर तक हमारा v का वैल्यू हो गया, फिर हम i और t लिखेंगे। तो हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा h इज इक्वल टू आई, सेम क्वांटिटी है i, तो आई स्क्वायर r, और ये क्या हो गया t। तो ये हमारा हो गया, ये वाला फॉर्मूला हमारा हो गया h इज इक्वल टू हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो फिर से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा था आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, ओम्स लॉ अप्लाई होने के बाद ये आया। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम दूसरा नाम देते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसका नाम देते हैं। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली, इस लॉ का क्या कहना है कि हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, रजिस्टर हमने जब लगाया तो वो हीटिंग इफेक्ट देने लगा, is directly proportional to the square of current। स्क्वायर ऑफ करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखा आपने, स्क्वायर ऑफ करंट का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखा। और फॉर अ गिवन रेजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ, फॉर अ गिवन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा उसमें दिखेगा। तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो, और जितना टाइम बढ़ते जाएगा उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होते जाएगा, तो इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रू द रेजिस्टर। इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू नोन वोल्टेज सोर्स, इक्वेशन 12.21, ये इक्वेशन 12.21 इक्वेशन, this one equation h is equal to I square RT, ठीक है, used to calculate the current through it using relation I is equal to VR। ठीक है, इसको हम करंट को भी फॉलो करके इस पे हम रिलेशन से बैठा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ इतना, what when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum, ठीक है। the voltage is 220 volt, what are the current and the resistance in each cases, from equation 12.19 ये इक्वेशन है, P is equal to VI। तो जब हमने ये इक्वेशन बैठाया 10 तक करंट हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हम I को ले आएंगे तो P by V हो जाएगा। व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम रेट, तो I हम निकाल लेंगे 840 वॉट, पावर कितना 840 वॉट, और 220 वोल्ट में हमारा करंट कितना आ गया 3.82 एम्पियर।
एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज R इज इक्वल टू V बाई आई। ये हम तो ओम्स लॉ से लेके आए हैं, ये सिंपली हमारा ओम्स लॉ है। उसमें भी हमने जब वोल्टाज को बैठाया, मींस V को, पोटेंशियल डिफरेंस को बैठाया, और करंट अब हमारा निकल गया। हमारा जब करंट निकल गया तो उस करंट को हम यहाँ बैठा देंगे, तो रेजिस्टेंस हमारा 57.6 ओम आ रहा है। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा। और इसी सेम पैटर्न पे हम व्हेन हीटिंग इज इट मिनिमम रेट, I इज इक्वल टू 360 वाट एंड 220 वोल्ट है, और इसका हमारा करंट निकला 1.64 एम्पियर, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन R इज इक्वल टू, फिर से R इज इक्वल टू V अपॉन आई, फिर से हम बैठा देंगे उस पे। तो जब हमने इसको बैठाया तो हमारा 134.15 का क्या आया, रेजिस्टेंस आया। तो आप एक चीज इसमें देखिए, यहाँ पे करंट हमारा 1.64 था, तो रेजिस्टेंस कितना आया, 134 रेजिस्टेंस आया, ठीक है। और यहाँ पे जब करंट कम था तो रेजिस्टेंस आप देखिए, यहाँ करंट जब ज्यादा था तो रेजिस्टेंस कम आया, और यहाँ पे जब करंट उससे कम फ्लो हो रहा था तो रेजिस्टेंस ज्यादा आया। अगला हमारा है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इज सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हीट का आपको कितना दिया हुआ, हीट या एनर्जी जो है, वर्क डन है, सॉरी हीट एनर्जी जो है कितना है, 100 जूल है, रेजिस्टेंस है 4 ओम, t 1 सेकेंड, v का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो जब हमने ये फॉर्मूला लगाया h इज इक्वल टू आई आर टी, तो जब इसको हम I को अपने दूसरे साइड लेके आएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। हमने ये लिखा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हमें अगर करंट निकालना है तो हम H यहाँ लिखेंगे H, फिर नीचे लिख देंगे R और T, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब हमें आई के ऊपर से हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इधर रूप में सेंड कर देंगे। तो हमारा हो गया, यहाँ पे हमने 100 जूल बैठा दिया, 4 ओम और मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, तो हमारा आ गया। जब हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा आपका 25 अंडर रूट आएगा, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा 5 एम्पियर का करंट आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। फिर हमारा 10 पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने क्या किया, हम ओम्स लॉ पे गए, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब V बाई आई था इज इक्वल टू R होता है, तो V को निकालने के लिए आई आर हो जाएगा। अब I हमें पता है और R तो पहले से ही पता था, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस V कैलकुलेट कर लेंगे। तो सारे फॉर्मूले एक दूसरे पे लिंक्ड है, तो इसको क्लियर कर दे। अब हमारा क्वेश्चन है थोड़े से, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट। वाला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो हीटिंग इफेक्ट देता है जूल्स लॉ के अनुसार। और चूंकि कॉर्ड का जो है, कॉर्ड का जो है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं आ पाता है। इस वजह से इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो, तो इसका आंसर यही है। तो कॉर्ड जो है आपका हीटिंग इफेक्ट नहीं देता है लो रेजिस्टेंस की वजह से, और जो एलिमेंट है उसमें वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है और हीट प्रोड्यूस होता है जूल्स लॉ के अनुसार। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग इतना कूलम्ब ऑफ 96,000 कूलम्ब ऑफ 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो इसको हम कैलकुलेट करें, तो इसको हम देखेंगे, मैं निकालू। ये सेकेंड वाले का जो फॉर्मूला है वो आपका है H इज इक्वल टू बी आई टी, ठीक है। V पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, I आपको निकालना है। तो I कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू
Q बाई टी, मतलब चार्ज को मूव करने के पर यूनिट टाइम में कितने टाइम में कितना चार्ज मूव हुआ, इसको हमने I बोला। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q हमारा कितना है 9,6,0,0 और टी कितना है 1 घंटा दिया हुआ, तो 1 घंटा को हम सेकेंड में पर सेकेंड में बदलेंगे 60 मल्टीप्लाई 60। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा करंट हो गया। ठीक है, तो हम क्लियर कर देते हैं। तो मैंने बोला आपको H इज इक्वल टू VIT। तो I हमारा अभी निकला था, तो V का वैल्यू हमने दिया 50 मल्टीप्लाई I का वैल्यू हम कितना देंगे 9,6,1,2,3,0 बाई, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया था ताकि हम यही कैलकुलेट करेंगे 60। ठीक है, और फिर से हमारा टाइम यहाँ बैठाना है, यहाँ से फिर हमारा टाइम यहाँ बैठाना है। तो इस टाइम को फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई